स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एशियस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सारे क्वेश्चन हैं वन लाइनर फॉर्म में है, आप इनको देखिए। सारे क्वेश्चन बेहद जरूरी हैं आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया, अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो जो सबसे पहला क्वेश्चन वो है आपका बर्नौली की प्रमेय से संबंधित है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है? ओ ओ ओ ओ ओ क्या हो गया जी? ठीक है, यहाँ पर जब बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन वो ये है कि बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों, ये बर्नौली का जो प्रमेय है वो किसके संरक्षण पर आधारित है? वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बर्नौली का प्रमेय जो हो किसके पर लागू होता है, तो समझना आपको ये वायु गतिकी, ठीक है, वायु गतिकी और आपको समझना है जल गतिकी पर ये अप्लाई होता है। जल गतिकी पर अप्लाई होता है, यानी जल गतिकी पर लागू होता है। वायु गतिकी और जल गतिकी मतलब क्या है कि ये वायु के प्रवाह से संबंधित, ये वायु के प्रवाह से संबंधित और जल के प्रवाह से संबंधित। ठीक है, ये जल के प्रवाह से संबंधित और वायु से के प्रवाह से संबंधित जो है जानकारी प्रदान करता है और इनकी गति और ऊर्जा के संबंध में बात करता है। मतलब जब जल प्रवाहित होता है उसके बारे में और जब वायु प्रवाहित होती है उसके बारे में बात करता है। थोड़ा सा अगर और बात करते हैं इसके बारे में, तो आप ये समझना है कि जो बर्नौली का प्रमेय है वो ये बताता है मेरे भाई कि आप ये समझेंगे, बर्नौली का प्रमेय ये बताता है कि जब द्रव के वेग में वृद्धि होती है तो आसान प्रवाह के लिए दबाव या संभावित ऊर्जा जो है एक साथ कम हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई द्रव है, ठीक है, अगर कोई द्रव क्या कर रहा है, बह रहा है, ठीक है, कोई द्रव अगर क्या कर रहा है, बह रहा है, तो ये समझना है कि अगर उसके वेग में वृद्धि होती है, ठीक है, अगर उसके वेग में वृद्धि होती है तो कहने का मतलब क्या है कि आसान द्रव के लिए दबाव या संभावित ऊर्जा क्या होती है, एक साथ कम हो जाती है। ठीक है, ये है क्या, बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, ये बर्नौली का प्रमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान दोस्तों आप सभी को पता होगा, सेल्सियस में बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि अमूमन इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन अगर आपको जो फीवर होता है डॉक्टर मापता है तो क्या डिग्री सेल्सियस में मापता है? नहीं। तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, आपकी बॉडी का जो तापमान होता है वो मापता है थर्मामीटर। ठीक है, वो क्या मापता है? थर्मामीटर। अब बात करते हैं अगर थर्मामीटर की, तो आप ये समझिए कि थर्मामीटर जो मापता है टेम्परेचर को वो डिग्री सेल्सियस मापता है क्या? नहीं, वो मापता है दोस्तों डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, वो किस में मापता है? डिग्री फ़ारेनहाइट में मापता है। तो अगर हम बात करते हैं कि फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है, तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि केल्विन में, तो होता है 310 केल्विन, क्योंकि आपको सभी को पता है कि ताप के 3 मात्रक होते हैं। ठीक है, वैसे तो होते हैं 5, बट फिलहाल अभी नॉर्मली आपको ये देखना है कि कितने होते हैं। अभी 3, एक हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक आपका डिग्री सेल्सियस, एक हो जाएगा फ़ारेनहाइट और एक हो जाएगा आपका केल्विन। अब इसके संबंध में एक बात हम आपको बताते हैं कि इनमें संबंध क्या होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है C/5 F-32/9। ठीक है, C/5 बराबर F-32/9। ये एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डाटा हमें डिग्री सेल्सियस में प्राप्त है तो उसको फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, और अगर हमें फ़ारेनहाइट में प्राप्त है तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं मेरे भाई, अगर हमें मान लो मिला 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमें 37 C की जगह क्या कर देना है, हमें 37 रख देना है, कैलकुलेट कर लेना है। हमें F की वैल्यू जो एग्जैक्टली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें प्रॉपर्ली मिल जाएगी। वहीं अगर हमें ये डाटा मिल गया है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में हमने चेंज कर लिया है, तो वहीं अगर केल्विन में बदलना है आपको, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या होता है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता, 273 में आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू ऐड कर देना होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर हमें केल्विन में निकालना है मान, तो 273 प्लस में हम क्या कर देंगे 37। तो दोस्तों इसको जोड़ने के बाद हमारी जो वैल्यू है कितनी आने वाली है, वो आने वाली है 310 केल्विन आने वाली है। ठीक है, कितना? 310 केल्विन हो जाएगी। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन वो ये है कि एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है। ठीक है, एलपीजी में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है दोस्तों, तो उपस्थित मुख्य रूप से जो उपस्थित रहता है वो क्या रहता है, आपका ब्यूटेन रहता है। मुख्य रूप से आपका क्या रहता है, ब्यूटेन रहता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे। रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है?
ठीक है। रडार जो होता है उसमें किन तरंगों का उपयोग होता है? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है दोस्तों? ऐसी तरंगें जिनके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और रडार क्या होता है? तो दोस्तों ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जो कि ऊपर उड़ने वाली चीजों को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। यानी समझते हैं ऐसे एग्जाम्पल से, ये होता है आपका, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या होता है, 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा, ये आपका होता है रडार, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? रडार। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ बना करके, तो आप ऐसा समझिए, ये हो जाएगा आपका रडार, ठीक है, ये आपका हो जाएगा रडार सिस्टम। अब ये जो रडार सिस्टम होता है बेसिकली ये क्या करता है, ऐसे समझना आप सभी को कि ये इस तरीके से सिस्टम लगा होता है, और सपोज करो कि कोई मतलब दूसरे देश का कोई भी, आप ये समझिए कि विमान वगैरह, ठीक है, अगर आता है इस देश पर अटैक करने के लिए, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर आता है, ऐसे समझना आप सभी को, तो आप इस बात को समझो कि ये तुरंत क्या कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा। मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी वो सीधा इसको डिटेक्ट कर लेंगी कि हाँ कोई जहाज या फिर कोई हेलीकॉप्टर या फिर कुछ भी, ठीक है, रॉकेट, मतलब कोई विमान, विमान क्या है, वो आया है। तो जब वो हमारे देश में एंट्री करेगा ना, तो तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा मेरे भाई कि हमारे देश में किसी ने एंट्री मारी है, ठीक है। तो तुरंत वहीं से इसको फिर सीधा ऊपर से उड़ा दिया जाता है, ठीक है। जो भी करना होता है, जो भी एक्शन लेना होता है बेसिकली वो किया जाता है। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं, ठीक है, चिप, चिप जो होती है, चिप्स खाने वाला नहीं, जो चिप होती है, लगी होती है, ठीक है। अब कंप्यूटर शब्द आ गए तो ये बात तो आपको होता ही है, पता ही है। तो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों वो सिलिकॉन, ठीक है, वो किससे बनता है? सिलिकॉन से आपका इलेक्ट्रॉनिक चिप बनता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है या कहाँ उपस्थित है? तो दोस्तों वो है आपका बेंगलुरु, ठीक है, वो आपका है बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर, ठीक है। तो आपका जो बेंगलोर है वो आपका सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो भूकंप तरंगों का जो रिकॉर्ड है वो किस यंत्र के द्वारा? तो दोस्तों अगर यंत्र पूछता है तो आपको बताना है सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ। और पैमाना अगर पूछता है कि किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, तो दोस्तों वो होता है रिक्टर पैमाना, ठीक है, वो रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, ठीक है। क्या? भूकंप की तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। वहीं पर अगर बात करते हैं किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो यंत्र दोस्तों सिस्मोग्राफ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, तो वो किसके द्वारा? केशिकात्व क्रिया के द्वारा, ठीक है, केशिकात्व क्रिया के द्वारा एक लैंप की बत्ती में जो है तेल ऊपर चढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे जब दीपावली भी आती है तो वहां भी क्या होता है, आप ये समझिए कि जब क्या बोलते हैं, इसमें तेल रखा होता है और यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर आप ये समझिए कपास का यहाँ पर बाती बना दी जाती है और इसके माध्यम से आग लगा दीजिए, लेकिन तेल ऊपर चढ़ता रहता है और वही जलता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के टाइम में भी क्या किया जाता था, ठीक है, चिमनी का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, चिमनी, इसमें मिट्टी का तेल भरा होता था, कैरोसिन, यहाँ पर बाती निकली होती थी और इससे से क्या होता था, तेल ऊपर चढ़ता था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? केशिकात्व क्रिया द्वारा होता है। केशिकात्व की अगर बात करते हैं तो आप ये समझना है कि जैसे ये आपकी कोई नली है, ठीक है, ये नली, अब इस नली का एरिया, ये नली का एरिया जितना, ठीक है, जितना कम होगा, इसका ये समझो कि त्रिज्या बोल लें या डायमीटर, व्यास, तो जितना ज़्यादा होगा, समझाते हैं। अब मान लीजिए इसको, इस वाली पाइप को, इस वाली पाइप को कि ठीक है, इस वाली पाइप को किसी द्रव में डुबोते हैं, इस वाली पाइप को अगर किसी द्रव में डुबोएंगे ऐसे मान लीजिए, तब द्रव कितना ऊपर जाएगा। और इसी पतली, जिसका व्यास बहुत पतला है, तो इसको अगर डुबोएंगे तो आप ये समझना है कि जिसका व्यास कम होगा उसमें द्रव बहुत ऊपर से चढ़ेगा, और जिसका व्यास ज्यादा होगा उसमें द्रव क्या होगा, बहुत 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 कम ऊपर जाएगा, बहुत कम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के केशिका तो क्या है, ऊपर चढ़ने की जो प्रोसेस होती है किसी भी, ठीक है, नली के माध्यम से या फिर जिसमें थोड़ा बहुत सरंध्र होता है, छिद्र होता है, उसमें ऊपर चढ़ने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, केशिकात्व बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि केशिकात्व की प्रोसेस आपको समझ में आ गई। केशिकात्व का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो मतलब आपकी ये जो नली है वो जितनी पतली होगी, उसका व्यास जितना कम होगा उतना ही द्रव ऊपर तेजी से चढ़ेगा। क्लियर? बात करते हैं पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एथिलीन का, या फिर इसी को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं यूपीएससी नाम में
एथिन बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, एथिन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसके लिए पॉलीथीन जो होता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका बहुलकीकरण करते हैं, ठीक है, यानी हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली, अब इसमें आप सभी को ध्यान देना है कि यहाँ पर जो होता है कि मान लीजिए इसके यहाँ पर हमने N अणु ले लिए, ठीक है, N अणु लिए, यहाँ पर हमने N अणु लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका हम बहुलकीकरण कर दें, पोलिमराइजेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पोलिमराइजेशन करने के बाद ये हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पर लग जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरीके से बॉन्ड लग जाएगा और यहाँ पर आपका N लग जाएगा। ये अभी तक आपका था एथेन, और ये आपका बन जाएगा जब इसके बहुत सारे, देखो इसमें बहुलकीकरण का मतलब क्या होता है, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब छोटे छोटे बहुत सारे अणु मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, बहुलकीकरण होता है। तो इसमें क्या होता है, अभी तक ये एथीन था, ये था आपका एथेन, लेकिन जब बहुलकीकरण कर दिया, पॉलीमराइजेशन कर दिया, तो क्या लग जाता है इसके सामने, पॉली, तो बन गया क्या आपका पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन बनाने के किस का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों एथीन या फिर इसी को आप एथिलीन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि आप बोल सकते हो C2H4, ठीक है, C2H4 इसका क्या होता है, ये मतलब एथिलीन गैस का फॉर्मूला होता है। और आप सभी को पता होगा कि कृत्रिम फलों, मतलब फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मतलब जो फल होते हैं, देखो बेसिकली जो फल होते हैं, आप सभी को पता होगा कि जो फल पकते हैं किसकी वजह से, तो एथिलीन गैस की वजह से पकते हैं। और एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। और जो भी आपका क्या बोलते हैं पौधे होते हैं, तो पौधों में क्या बोलते हैं, एक तरीके से समझना है कि जो एथिलीन वगैरह होते हैं, ये आपके फल को पकाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हार्मोन की तरह काम करते हैं पौधों में। तो ये आपका नेचुरली अगर बात करते हैं तो एथिलीन नेचुरल वे में अगर पकता है तो एथिलीन गैस, और आर्टिफिशियल तरीके से तो आपका एसिटिलीन गैस प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फलों को पकाने के लिए। समझ गए बात को, नेचुरली अगर पकता है तो एथिलीन, आर्टिफिशियल तरीके कृत्रिम तरीके से तो आपका एसिटिलीन। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हाँ, मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप कितना होता है, तो मतलब ऐसा समझना है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के टाइम में मेरे भाई टेम्परेचर कितना हाई हो गया था, तो ऐसा समझना है कि अफरा तफरी मच गई थी, लोगों के हाथ तोबा मच गया था। तो यहाँ समझना है कि एक नॉर्मल, मतलब आराम से बढ़िया फील हो, अच्छा सा, ना बहुत गर्मी हो ना ठंडी हो, तो ऐसे कंडीशन में तापमान कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर होता है, तो ऐसा समझना है बहुत ही बढ़िया, मतलब बॉडी के अनुकूल हमारा टेम्परेचर होता है। ग्रहों की गति का निरूपण किन्होंने किया था, तो दोस्तों वो किया था, ये जेम्स नहीं, ये होगा जोन्स कोपलर, सॉरी कोपलर नहीं, केपलर, ये हो जाएगा आपका जोन्स केपलर, ठीक है, जोन्स केपलर। तो ग्रहों के से संबंधित जो है नियम किसने दिया था, जोन्स केपलर ने दिया था कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो किस तरह से क्या करते हैं, चक्कर लगाते गति करते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जो ग्रह होते हैं क्या होते हैं, बेसिकली समान समअंतराल में क्या करते हैं, समान दूरी तय करते हैं। तो ग्रहों की गति से संबंधित किसने नियम दिया, केपलर ने नियम दिया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर कैसा दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले दोस्तों। लाल रंग का अगर गुलाब है उसको हरे रंग में देखोगे तो उसका कलर कैसे दिखाई पड़ेगा दोस्तों, उसका कलर दिखाई पड़ेगा काला, क्लियर है, काला दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो आपका ये है, आपको समझना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत जगह पर पूछा गया है, ध्यान देना है कि जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं। दो, ठीक है, समांतर दर्पण हैं, उनके बीच में अगर हम कोई वस्तु रख देते हैं, इनके बीच में कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो दोस्तों इसके बीच में बनेगा असंख्य प्रतिबिंब, यानी बहुत सारे अनगिनत अनकाउंटेबल आपके जो यहाँ पर इमेज है वो बन जाएंगी। बात करते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है कि पाश्चुरीकरण क्रिया में पेन लेते हैं, पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर सुरक्षित रखा जाता है, तो वो आंसर है फिलहाल इसका 22 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर कि पाश्चुरीकरण क्या होता है, तो आपको ये समझना है कि पाश्चुरीकरण जो होती है कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें खाद्य पदार्थ, विशेषकर इसमें क्या होता है कि जैसे दूध होता है, ठीक है, दूध को दूध के बैक्टीरिया जो होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए एक निश्चित तापमान पर कुछ समय के लिए इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, कुछ समय के लिए निश्चित तापमान पर गर्म कर देते हैं, जिससे दूध जो होता है, मतलब दूध की जो सेल्फ लाइफ होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। दूध को हम काफी दिनों तो क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं दोस्तों। तो ये होती है पाश्चुरीकरण क्रिया। ऐसा समझना है कि बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए दूध को गर्म किया जाता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण क्रिया बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसको कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट
अगला जो क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? तो दोस्तों एल्युमिनियम धातु का जो मुख्य अयस्क है वो आपका क्या होता है? बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है। दोस्तों अब इसका जो आपको बॉक्साइट का जो फॉर्मूला है इसका कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आपको जवाब देना कि बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो वो होता है भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम। ये बेरिलियम, ठीक है, तो आपने समझना है भारी जल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बेरिलियम हो गया। इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होता है, अब आप सभी को पता होगा कि नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, जो भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकलते हैं उनकी मात्रा को कम करने के लिए, ठीक है, उनकी मात्रा को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, आप बोल सकते हो कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का, ग्रेफाइट का और बेरिलियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादर किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती हैं? तो यानी आपने समझना है, पहले तो समझो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, यानी गैल्वनीकरण बोलते हैं जिसको हम, गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण। तो गैल्वनीकरण का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों कि जब क्या करते हैं हम यहाँ पर जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर, ठीक है, लोहे के ऊपर क्या करते हैं? जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, यानी कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वनीकरण बोलते हैं। और उस लोहे को हम गैल्वेनाइज्ड लोहा बोलते हैं या गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों कि जब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। और उस लोहे को गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि परत से मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा है गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादर किस वस्तु के परत के कारण जंग खाने से बचती है, तो उसका सीधा जवाब हो जाएगा जिंक, हो जाएगा जिंक, यानी कि Zn, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 30। होपफुली दोस्तों आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। क्लास कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्रॉपर्ली शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।